हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग कल के पढ़ाए हुए सभी टॉपिक की आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका समय रहते रिवीजन हो जाए और ये पता चल सके कि कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन उस टॉपिक से बनाया जाता है। तो चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स रिवीजन ड्रिल थ्रू एमसीक्यू। यानी कि 26 जून के सभी करंट अफेयर्स का आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें मैं बिना समय गवाए आप लोगों को ये टॉपिक डिस्कस करूंगा और ध्यान रखिएगा, उन सभी टॉपिक्स को, सारी चीजों को एक बार ध्यान से सुन जरूर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को सभी पीपीटी और सभी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, फटाफट जॉइन कर लीजिए इस क्लास की पीपीटी और सभी चीज़ों के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और ये मेरा वो एक कहा जाए अचीवमेंट है, जिसके थ्रू मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे तो मैं आप लोगों को असफल नहीं होने दूँगा। और ये मेरा टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब ग्रुप का चैनल का लिंक है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो आज का पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है सहरिया जनजाति और पीवीटीजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये मैंने कल पहले टॉपिक आपको पढ़ाया भी था, सहरिया जनजाति के बारे में। मध्य प्रदेश, रणथंभौर, एमपी, राजस्थान के बॉर्डर पर रहती है। यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान और चंबल बुंदेलखंड संकीर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक। सहरिया समुदाय की विशिष्ट चिकित्सीय संवेदनशीलता, फुफ्फुसीय तपेदक, ट्यूबरकुलोसिस के प्रति उनकी आनुवांशिक संवेदनशीलता जो दीर्घकालिक कुपोषण की से और बढ़ जाती है। अब बताइएगा, मैंने कल जो पढ़ाया था, एक-एक चीज़ आपको याद आ जाएगी। भारत में किसी समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसके पास अनिवार्य रूप से घटती या स्थिर जनसंख्या प्रोफाइल होना चाहिए। शहरी समुदाय को मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों में पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही कथन कौन-सा है? अब ये आप लोगों ने कल पढ़ा होगा तो फटाफट इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी। चिकित्सीय संवेदनशीलता, टीबी के प्रति उनकी आनुवांशिक समस्या है, ये भी मैंने आपको चर्चा की थी। लेकिन पीबीटीजी समूह किसको हम डिफाइन करते हैं, इसके लिए भी मैंने क्राइटेरिया मैंने बताए थे। इसलिए ये तो नहीं है, ये वाला नंबर 3 वाला ये नहीं है। यस, क्योंकि उसके क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हैं। और ये एमपी राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है, ये मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया अभी। तो आंसर है आपका 1, 2 और 4। बस इस तरह की सी चीज़ों को ध्यान से सुनिए और जो क्वेश्चन मैंने मैटर आपको दे रखा है उसको इसको पढ़ करके उनको समझने की कोशिश करना, कहाँ पर क्या दे रखा है। इन देखिए, उसको पढ़ोगे, इसको करोगे और इसको करने के बाद उनको पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा क्लिक करेगा कि अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कराकुम मरुस्थल में एक विशाल भूमिगत ड्रिल अन्वेषण की दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण एक गैस गुफा में भू आकृतिक धंसाव हो गया। विषैली गैसों को रोकने के लिए इंजीनियरों ने निकल रही मीथेन गैस में आग लगा दी और वैश्विक स्थल चिन्ह के निर्माण का वर्णन करता है। क्या है ये? स्वेल स्वेल सर्ज जल प्लावन गड्ढा, डीप ओशन मिशन कोर बेंट, दरवाजा गैस क्रेटर, नरक का द्वार, कूनो पालपुर सिंक होल। कहां पर क्या है ये? और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भाई वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वो धस गया इसका, बोले थोड़ी गैस निकल रही है, बदबूदार गैस निकल रही है, लाओ यार इसको जला देते हैं, दम घुट रहा है, जला देते हैं और कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। याद आया कुछ नहीं? यस, मीथेन का गैस। कब की घटना है ये? याद आ रहा है? 1971 तुर्कमेनिस्तान की। और ये वो चीजें हैं जो आप न्यूज़पेपर में वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जाता और हर टीचर वहां नहीं पढ़ाता। आंसर है नरक का द्वार, गेटवे टू हेल। अगला क्वेश्चन है कथन कारण के संदर्भ में। केवल भारतीय पासपोर्ट का स्वामित्व घरेलू कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का स्वतः और अचूक प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 विशेष परिस्थितियों में लोक हित में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता है। ठीक है।
अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है? ए और डाउन सही है, आर ए की सही व्याख्या है, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है, आर गलत, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। बताइए। देखिए ये पहला वाला तो सही है, खूब न्यूज़ में आया कि पासपोर्ट भी, आधार कार्ड भी और वोटर आईडी भी हमारे नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है ना? अब बात आती है कि इसको लेकर के, नहीं। विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को किसी को भी पासपोर्ट जारी करने का अधिकार है, इसलिए ये गलत है। आंसर हो गया ए सही है, आर गलत है। ये जो पॉइंट है ये छोटी सी गलती आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बात समझे नहीं? चलिए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ को ढांचे के अंतर्गत भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत को आईएमओ को कार्यकारी परिषद में श्रेणी बी के अंतर्गत चुना गया है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक नंबर दो, भारत विश्व के समुद्री कार्यबल का 10% प्रदान करता है, जिससे आईएमओ के वैकल्पिक ईंधन और सुरक्षा संबंधी आदेशों के प्रति उसकी कार्यबल जनसंख्या के रूप में संवेदनशील हो जाता है कि उसके पास प्रॉपर वर्कफोर्स मिल जाता है। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रति भारत की पुष्टि ने अलंग जैसे घरेलू जहाज बिगटन यार्ड, अलंग जो है बंदरगाह है गुजरात का, बिगटन यार्ड को वैश्विक श्रम और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के तक उन्नत किया है। समुद्री सुरक्षा सम्मेलन एमएलसी 2006 नाविकों की निगरानी संबंधी मानदंडों को प्रबंधन हेतु सीधे आईएमओ के द्वारा तैयार किया गया है। बताइए, और ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है ना? यही चीज है जो यूपीएससी थोड़ा सा टेक्निकल आपको चीजों को बना देती है। जबकि ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इसलिए मैं इजी से इजी, टफ से टफ चीजें भी मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से कर लीजिएगा। ये चीजें बाद में फिर नहीं मिलने वाली हैं। ओके, तो इसका आंसर है आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ये चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि भाई आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईएमओ दोनों के बीच में समन्वय होता है। समन्वय है, उनके निगरानी मानदंड नहीं है। निगरानी मानदंड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके नियम के तहत वो निगरानी करे। ये भी मैंने पॉइंट कल आपको डिस्कस किया था। समन्वय है, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना? और जो निगरानी मानदंड करता है वो है आपका, अगर आपने ध्यान दिया हो, एस टी सी ओ, ये डब्ल्यू, ओ नहीं, डब्ल्यू, ये रहा। तो ये इसके लिए अलग से प्रावधान था, जो जिसके प्रावधानों के तहत उस पर निगरानी की जाती है। आंसर 1, 2 और 3। इसी तरीके से आप समझ करके देना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेरी क्लास में। मेरी क्लास मतलब आपके सिलेक्शन का रास्ता है बेटा, ध्यान रखना। अगर यहां से पढ़ करके आप सिलेक्शन की ओर नहीं जा पा रहे हो, तो फिर तैयारी करना छोड़ दीजिए। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। एमओएसपीआई द्वारा जारी नवकल्पित सेवाओं के उत्पादन सूचकांक, सेवाओं का उत्पादन सूचकांक, ये भी मैंने कल पढ़ाया था, सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स। ये रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक मासिक उच्च आवृत्ति संकेतक के रूप में डिजाइन किया गया है, जो आधार वर्ष 2024-25 की तुलना में उत्पादन की वास्तविक मात्रा में परिवर्तन को मापता है। याद आया कुछ नहीं? कल की क्लास नोट्स खोल के देख लीजिए। विश्लेषणात्मक शुद्धता बनाए रखने के लिए सूचकांक में कुछ लोक प्रशासन, रक्षा, केंद्रीय बैंक के मौद्रिक कार्यों को शामिल नहीं किया गया है। गैर सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से उनकी प्रणालीगत छूट के कारण स्थायी रूप से सूचकांक से बाहर कर दिया गया है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 3 2 3 1 2 3, बताइए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, सारी चीजें करें, तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्या? कि ये जो है, ये हमेशा के लिए बाहर नहीं किया गया। शिक्षा स्वास्थ्य को कुछ समय के लिए डिले किया गया है, बाद में इसको शामिल किया जाएगा। अगर ये आपको याद आ रहा हो तो ये सूचकांक से बाहर कर दिया गया है, स्थायी रूप से बाहर किया गया है, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। आंसर है आपका 1 और 2। ठीक है? ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यूपीएससी कहां पर मिस्टेक करता है, यानी कि किस तरीके मिस्टेक क्या करता है, कि आपको कैसे ट्रैप करता है, वो समझना है। अगला क्वेश्चन भारती को लेकर के, भारतीय कार्यक्रम और उसकी नोडल एजेंसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अपेडा की एक प्रमुख निर्यात त्वरण पहल है। ओके, इस पहल का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों से शिपमेंट रवाना होने से पहले स्वच्छता, पादप स्वास्थ्य बाधाओं को पार करने हेतु घरेलू प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि खाद्य निर्यात पाइपलाइन का निर्माण करना है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों ने हमारे खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें और की गई कि भई इसको लेकर के और बढ़ावा दिया जाए और हमारी जो कहा जाए कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जो चीज़ें हैं, उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। तो कल मैंने पढ़ाया था भारती और अपेडा। यस, याद कर लीजिए। आंसर है इसका डी। तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना? चलिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7। इस बार आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन्स आए थे। याद है ना? तो कभी-कभी यूपीएससी बड़े-बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछता है, जिसको देख कर के घबराहट होने लगती है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा-सा घबराने दिया जाए। प्रैक्टिस कर लो। यस। एक उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट जांच के दौरान एक उद्यम पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हुए विदेशी धन को भारत में लाने के लिए अपनी परिसंपत्ति मूल्यांकन में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया। कौन सी थी? न्यूज क्लिक। याद आ रहा है नहीं? हालांकि एक स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी उल्लंघन का खुलासा किए स्वचालित मार्ग के माध्यम से धन प्रेषण को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी थी। ठीक। स्थापित नियामकीय सीमाओं के अनुसार इस मामले की परिणामी कानूनी स्थिति क्या हो सकती है? बस अब ये सोचना है। प्रवर्तन निदेशालय एक तरफा रूप से आरबीआई की स्थिति को निरस्त कर फेरा के अंतर्गत आपराधिक आरोप दायर कर सकता है। बताइए। यह लेनदेन फेमा के वैधानिक अनुपालन मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रवेश मार्ग उल्लंघन के मनमाने दावे अवरुद्ध हो जाते हैं। यह लेनदेन स्वतः ही प्रेस नोट 4 के पूर्व व्यापी नियमों के अंतर्गत 26% की सीमा के अधीन हो जाता है। इस लेनदेन को अनिवार्य दंडात्मक मूल्यांकन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय स्थानांतरित कर दिया गया है। बताइए, है चीज, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। मैंने जानबूझ करके आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ बनाए थे। यस। आंसर देखिए, ये तो क्लियर है, जब आरबीआई ने उसकी अनुमति दे दी तो पहली बात तो देखिए फेरा लागू नहीं हो सकता, फेरा खत्म हो चुका है। अब फेमा है, तो फेरा के नियत तहत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? 26% की सीमा का कोई कंसेप्ट नहीं है। दंडात्मक लेन-देन का कोई मतलब नहीं है। उद्योग मंत्रालय क्यों जाएगा? ईडी उसकी जाँच कर सकता है। तो यह लेन-देन वैधानिक अनुपालन को पूरा करता है, जिससे प्रवेश मार्ग उल्लंघन के मनमाने दावे अवरुद्ध हो जाते हैं। यस, आंसर है ये रहा। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन। ये रीजन एसेसन का दूसरा क्वेश्चन है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 ने भारत में जनहित पारदर्शिता पक्षधर लोगों के बीच महत्वपूर्ण चिंता उत्पन्न की है। याद आ रहा है कुछ नहीं? आरटीआई वाला। डीपीडीपी अधिनियम 2023 की धारा 48 के तहत आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर सभी व्यक्तिगत डाटा के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्व में उपलब्ध जनहित अपवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और आरटीआई में यही इस समय किया गया है। सभी चीजें निरस्त कर दी गई हैं, बहुत सारी चीजें 2020 में भी और 2023 में भी। अब आरटीआई से आप इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत कठिन है। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि महत्वपूर्ण चिंता उत्पन्न की है, क्योंकि इसके माध्यम से जनहित पारदर्शिता को थोड़ा-सा कंट्रोल कर दिया गया है। दूसरा, धारा 48 नहीं बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, धारा 48 नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, धारा 44 है। नोट्स खोल के देख लीजिएगा। धारा 44 है, बाकी पूरी तरह सही है। संशोधन कर सब व्यक्तिगत डाटा के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि जिसको आप पढ़ोगे तो आप खुद हिल जाओगे कि सर इसमें क्या ही किया है इन्होंने? सब कुछ तो बंद कर दिया। यस, इसी को कहते हैं कहीं न कहीं लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। ठीक है ना? आंसर है आपका सी। कण भौतिकी में हिग्स बोसोन को गणितीय रूप से एक स्केलर बोसोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और मानक मॉडल के संदर्भ में कौन सा विशिष्ट भौतिक गुण सीधे तौर पर एक स्केलर बोसोन को फोटॉन और ग्लूऑन जैसे गेज बोसोनों से अलग करता है? ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने इस बार जो क्वेश्चन बनाए ना बेटा, वो क्वेश्चन बनाए हैं जहां पर आपकी नजर भी नहीं जाती है। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये सारी चीज मैंने पढ़ाई है, तभी क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें भिन्नात्मक विद्युत आवेश होता है, मैंने क्या कहा था, सीधा निकल जाता है। इसमें आंतरिक क्वांटम स्पिन शून्य होता है, मैंने कहा था कि स्पिन शून्य होता है, यानी कि वो घूमता नहीं है। यह केवल गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से परस्पर क्रिया करता है।
ये 1000 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर अस्तित्व में नहीं रह सकता, ऐसा कोई कंसेप्ट बताया था मैंने? नहीं। आंसर है ये रहा। ये उसकी मूलभूत विशेषता है। क्वांटम स्पिन जो होता है शून्य होता है, क्योंकि इसके जो कहा जाए कि जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनको 2013 का नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी का। वो भी तब जब हिग्स बोसोन को लेकर के उन्होंने रिसर्च 50 साल पहले कर दी थी, लेकिन उसको परमिसिबल नहीं किया गया था। जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से इसको लागू किया गया, तब जाकर के वो सारी चीजें हुई कि हाँ प्रूफ हो गया, बात सही है, तब उनको नोबेल प्राइज मिला। यस। निम्नलिखित संस्थागत स्तंभों विशिष्ट परिचालन प्रणालियों पर विचार कीजिए। सरत, सीबीएस, आईटीईडब्ल्यूसी, सिवास। तटरक्षक बल, नौसेना, समुद्री खोज बचाव अभियानों को सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आपातकालीन सहायता उपकरण है। सीबीएस इनक्वाइस द्वारा प्रवाल भित्ति तनाव और ऊष्मा तरंगों की निगरानी के लिए उपयोगिता की जाने वाली वास्तविक समय प्रणाली है। आईटीईडब्ल्यूसी यूनेस्को के अंतर्गत समुद्री विज्ञान आयोग द्वारा पूरे प्रशांत रिम के लिए सुनामी सेवा प्रदान करता है। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। ये रहा। सिवास स्वेल सर्ज जल प्लावन संवेदनशीलता का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण परामर्श मॉडल है। उपरोक्त कौन सी प्रणालियां इनक्वाइस के अंतर्गत अपने परिचालन कार्यों के साथ सही रूप से युग्मित है? कौन सी सही है? तो देखिएगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्रशांत के रिम के लिए नहीं, बल्कि 28 देशों के लिए है। 28 देशों के लिए। ये छोटी-छोटी चीजें आपको क्लियर हों और मेरी क्लास कर लिया तो डेफिनेट मान के चलिए कि आपके टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे, टफ क्वेश्चन आपके बचेंगे नहीं। और टफ क्वेश्चन क्यों जरूरी है? क्योंकि दो दूसरों से आपको 5 क्वेश्चन ज्यादा सही करने हैं और इनको आपने पढ़ लिया तो आपके इजी क्वेश्चन तो आपके आपके हाथ में है बेटा। उनको तो मैं कभी भी आपको चेक करा लूंगा। यस, तैयार रहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। रात को मिलते हैं फिर आपके साथ करंट अफेयर एट 1 प्लीज मनोज सर के साथ। धन्यवाद।